चलिए बेटा बात करते हैं सैलरी चैप्टर की। तो सैलरी चैप्टर को रिवाइज करते हैं। यहां पर सिर्फ और सिर्फ आते हैं 3 सेक्शन। सेक्शन तो आते हैं केवल 3, लेकिन चैप्टर हो जाता है बेटा बहुत बड़ा। क्यों? क्योंकि इसमें एग्जम्पशंस और अलाउंस और परक्विजिट 3 और टॉपिक हैं जो इस चैप्टर को बड़ा कर देते हैं। बेसिकली ये हमारा एक तरीके से मैथमेटिक कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है। इसमें हमें कुछ फॉर्मूलेज याद करने हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और वहां पर आपको इन फॉर्मूलेज को पुट कर देना है और आंसर आपका 100% सही हो जाएगा और मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 15 की, जो बताता है बेसिस ऑफ चार्ज। चार्जिंग सेक्शन है सैलरी का। सेक्शन 15 बताता है सैलरी जो चार्जेबल होगी ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर। अगर ड्यू पहले हो जाता है तो ड्यू बेसिस पे चार्ज हो जाएगी, या रिसीट पहले हो जाती है सैलरी की तो तब पहले चार्जेबल यानी टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट बात करता है सैलरी के केस में सेक्शन 15 की, जहां पर सैलरी अगर एडवांस में दी जा रही है और एडवांस में देने के बाद उसकी हो जाती है असेसमेंट, यानी उस पर टैक्स लग जाता है। तो एक बार अगर एडवांस में सैलरी आ चुकी है और उस पर टैक्स लग चुका है तो सब्सिक्वेंटली फिर उस पर टैक्स नहीं लगता। नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी अरियर्स की। इनकेस सैलरी जो पेड की गई है वो अरियर्स की पेड की गई है, लेकिन सैलरी जो अरियर्स में आज मिल रही है वो असेस हो गई थी ड्यू बेसिस पर, यानी उस पर टैक्स लग गया था ड्यू बेसिस पर, तो फिर दोबारा उस पर टैक्स नहीं लग सकता। ठीक है बेटे, तो यहां पर चार्जिंग सेक्शन होता है खत्म। और फिर हमने सैलरी चैप्टर को डिवाइड किया था 4 पार्ट में। सबसे पहले कौन सा हमारा था? रिटायरमेंट बेनिफिट्स, दूसरे थे हमारे अलाउंसेस, तीसरे थे हमारे परक्विजिट और फोर्थ था हमारा डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। तो आज भी हम इसी सीरीज को, इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे उन टॉपिक्स को जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड कराते हैं एम्प्लॉय को। याद करिए बेटा, सैलरी चैप्टर में मैंने आपको क्या बताया था? हम मान के चलेंगे हम है एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर से हमें जो भी कुछ रिसीव हो रहा है वो हो जाएगा टैक्सेबल, अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफिकली वो मेंशन ना किया गया हो लॉ में। तो हम ये मान के चलते हैं जितना भी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से मिलता है वो हो जाता है टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। ठीक है, पहला जो पॉइंट है हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट का वो है बेटा हमारा ग्रेचुटी सेक्शन 10 सब सेक्शन 10। इस केस में हमने बात करी थी कि 2 तरह के होते हैं एम्प्लॉय। सबसे पहला एम्प्लॉय कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय या मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज या लोकल अथॉरिटीज एम्प्लॉय, यानी बेसिकली वो सारे एम्प्लॉयज जो आते हैं अंडर किसी गवर्नमेंट के, तो हम इसे बोलेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर मिल रही है बेटा ग्रेचुटी तो वो हो जाती है एग्जेम्प्ट, फुली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 क्लॉज आई। अब बात करते हैं अदर एम्प्लॉयज की। तो अदर एम्प्लॉयज को भी फिर फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट वो एम्प्लॉयज जिन पे ग्रेचुटी एक्ट अप्लाई होता है, यानी वो एम्प्लॉयज जो कवर्ड हैं अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। और दूसरे एम्प्लॉयज कौन होते थे? वो एम्प्लॉयज जो नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। ठीक है बेटा, सबसे पहले देखते हैं वो एम्प्लॉय जो कवर्ड है अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। लॉ ने बताया कि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, यानी 3 कंडीशन चेक की जाएगी, उन तीनों में जो लीस्ट होगा वो लीस्ट अमाउंट ग्रेचुटी की हो जाएगी एग्जेम्प्ट और बाकी हो जाएगी टैक्सेबल। फर्स्ट कंडीशन क्या है बेटा? स्टैट्यूटरी लिमिट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टैट्यूटरी लिमिट हमेशा हम देखेंगे तो इस केस में हमारी ₹20 लाख। नेक्स्ट कंडीशन क्या थी? नेक्स्ट थी हमारी ग्रेचुटी एक्चुअली रिसीव्ड, जितनी हमें ग्रेचुटी एक्चुअल में रिसीव हुई। और थर्ड थी हमारी 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन ऑफ सैलरी इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स, यानी जितनी भी लास्ट ड्रॉन सैलरी थी असेसी की उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 15/26 से इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, जिसमें हम 6 महीने से ज्यादा होते ही पूरा साल मान लिया करते थे। नेक्स्ट अब बात करते हैं उन एम्प्लॉयज की जो कवर्ड नहीं है बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। तो उस केस में हमने देखी थी 3 कंडीशन जो बोलती थी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। फर्स्ट वॉज स्टेच्यूटरी लिमिट जो है 20 लाख, सेकंड वॉज ग्रेचुटी अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, और तीसरी कौन सी हुआ करती थी? थर्ड कंडीशन हमारी हुआ करती थी हाफ ऑफ एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। हाफ कर दिया करते थे असेसी की एवरेज सैलरी का। एवरेज सैलरी कौन सी? पिछले 10 महीनों की, और इन मल्टीप्लाई करते थे नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, और इसमें हम 6 महीने से ज्यादा हो या कम हो उसे इग्नोर कर दिया करते थे। ठीक है, लेकिन अब बात आती है इस केस में सैलरी की डेफिनेशन। सैलरी क्या मानेंगे? तो इसमें मैंने तुम्हें बताया था कि अगर एम्प्लॉय कवर्ड है अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट तो उसमें क्या होगा? बेसिक सैलरी प्लस डीए। डीए कौन सा? पूरा डीए कंसिडर करना है। इस केस में हम ये नहीं देखेंगे कि रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है डीए या नहीं, इस केस में पूरा का पूरा डीए आएगा।
ठीक है बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं उन एम्प्लॉयज की जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं होते, तो उनके केस में सैलरी की डेफिनेशन क्या होगी। तो वहां पर सैलरी का मतलब होता था बेसिक सैलरी प्लस उसमें डीए ऐड कर देंगे। कौन सा डीए बेटा? वो डीए जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, और प्लस अगर कोई कमीशन मिल रहा है टर्नओवर बेस्ड एम्प्लॉय को तो वो भी कंसिडर कर लिया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम पेंशन की। सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A पेंशन। पेंशन जो होती है बेटा हमने सीखी थी, दो तरह की होती है। एक होती है अनकम्यूटेड पेंशन, एक होती है कम्यूटेड पेंशन। तो अनकम्यूटेड पेंशन जो होती है वो फुली टैक्सेबल होती है इन द केस ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। दोनों टाइप्स के एम्प्लॉयज में ये हो जाती है टैक्सेबल। अब बात करते हैं कमिटेड पेंशन की। तो कमिटेड पेंशन को फिर फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक हो गए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, एक हो गए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो कमिटेड पेंशन अगर मिल रही है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को तो उस केस में ये हो जाती है फुली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A क्लॉज I। अब बात करते हैं अदर एम्प्लॉयज की। तो वहां पर भी हमने फिर दो कैटेगरी को डिवाइड किया। वो एम्प्लॉयज जो ग्रेचुटी रिसीव करते हैं और वो एम्प्लॉयज ग्रेचुटी रिसीव नहीं करते। वो एम्प्लॉय जो ग्रेचुटी रिसीव करते हैं उनके हैंड में कितनी हो जाएगी एग्जेम्प्ट पेंशन। तो लॉ बोलता है 1/3 कर दीजिए उस पेंशन का। कौन सी पेंशन का? जो कमिटेड पेंशन है, कमिटेड पेंशन का 1/3 कर दीजिए। जितनी अमाउंट आई वो हो गई एग्जेम्प्ट। दूसरा, वो एम्प्लॉय जो ग्रेचुटी रिसीव नहीं कर रहे उस केस में हाफ कर दीजिए कमिटेड पेंशन का। इन केस टोटल पेंशन दी हुई है, कमिटेड की सिर्फ परसेंटेज दी हुई है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, जो भी कमिटेड पेंशन रिसीव होती है उसे डिवाइड कर देंगे कम्यूटेशन परसेंटेज से। तो उसका 1/3 या हाफ एज द केस में भी हम कर देंगे। ठीक है बेटा, समझ आ गया। यहां पर खत्म हो गई हमारी ग्रेचुटी और पेंशन। अब बात करते हैं बेटा लीव सैलरी सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA। तो लीव सैलरी को हमने दो स्टेजेस में डिवाइड किया था। अगर लीव सैलरी रिसीव हो रही है हमें ड्यूरिंग द सर्विस के टाइम, तो उस केस में दोनों कैटेगरी के एम्प्लॉयज को वेदर इट इज गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट उनके हैंड में हो जाती थी फुली टैक्सेबल। लेकिन अगर लीव सैलरी मिल रही है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट तो उस केस में गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉय है तो उसके हैंड में हो जाती थी फुली एग्जेम्प्ट, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट। और उसमें देखी जाती थी चार कंडीशन। पहली हमारी कौन सी कंडीशन हुआ करती थी? पहली हमारी होती थी स्टैट्यूटरी लिमिट जो बात करती थी ₹3 लाख। सेकेंड कंडीशन अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, लीव सैलरी की जितनी अमाउंट हमें रिसीव हुई। थर्ड कंडीशन तो हम यहां पर कंप्यूट करते थे बेसिकली बेटा लीव अलाउड माइनस लीव अवेल्ड। जितनी अलाउड थी एसएससी को, अलाउड मैक्सिमम कितनी थी एज पर स्टैट्यूट, वो थी 30 डेज की। उसमें से हम रिड्यूस कर दिया करते थे एम्प्लॉय ने कितनी अवेल की। जो भी हमारे डेज आते थे कैलकुलेट करके फिर हम उसे बना लेते थे मंथ में, और जितना भी हमारे मंथ आए उसकी मल्टीप्लाई करते थे एवरेज सैलरी से। और ये एवरेज सैलरी कौन सी होती थी? पिछले 10 महीनों की एवरेज सैलरी हुआ करती थी। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में होता था 10 मंथ सैलरी, यानी एवरेज सैलरी पिछले 10 महीनों की। इन चारों में से जो लीस्ट होता था वो हो जाता था एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट इज आर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10B जो बात करता है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन के बारे में। तो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन के बारे में हमने पढ़ा लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। तीन कंडीशन बेटा, सबसे पहले वाली स्टैट्यूटरी लिमिट जो बात करती है ₹5 लाख की, दूसरी अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, और तीसरी कंडीशन हुआ करती थी 15 डेज एवरेज पे इनटू मल्टीप्लाई करते थे हम जो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। यहां पर भी 6 महीने से ज्यादा का कंसेप्ट आ जाता था। नेक्स्ट सेक्शन 10 सबसेक्शन 10C जो बात करता था VRC यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन की। यहां पर भी हमने सीखा था कि जो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और बेसिकली यहां पर होती थी 4 कंडीशन। 2 कंडीशन तो हमारी लगभग सेम है हर जगह। पहली हो गई स्टैट्यूटरी लिमिट जो बात करती है 5 लाख की, और दूसरी हो गई अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड। तीसरी जो कंडीशन होती थी कि वो हम देखते थे 3 महीने की सैलरी और उसकी मल्टीप्लाई करते थे कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के साथ। इसमें एक्सेस ऑफ 6 मंथ वाला कोई कंसेप्ट नहीं था। फोर्थ जो हमारी कंडीशन थी वो ये थी कि लास्ट ड्रॉन सैलरी की हम मल्टीप्लाई करते थे रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस लेट, जितने महीनों की सर्विस बची हुई है उसकी मल्टीप्लाई हो जाती थी लास्ट ड्रॉन सैलरी से। ठीक है बेटा, तो ये थे बेटा हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की जो बोलता था अलाउंसेस के बारे में। आइए अलाउंसेस को करते हैं रिवाइज।
जो अलाउंसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में दिखाई देते हैं, उसमें सबसे पहले आता है बेटा सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A का अलाउंस, जिसे बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। ये कौन से एम्प्लॉय को मिला करता था? ये मिलता था उस एम्प्लॉय जिसे एम्प्लॉयर प्रोवाइड करा रहा है बेसिकली हाउस रेंट, और उस एम्प्लॉय के पास अपना रहने को कोई भी मकान नहीं है, तो उस केस में अलाउंस कितना मिलता था? तो लॉ बात करता था लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, 3 कंडीशन की बात करता था और 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ था। वो एम्प्लॉयज जो रहते हैं मेट्रो सिटीज में जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई, और वो एम्प्लॉयज जो रहते हैं अदर देन मेट्रो सिटीज में। दोनों सिचुएशन में हमें 3 कंडीशन देखनी होती थी। फर्स्ट बात करते हैं उन एम्प्लॉयज की जो रहते हैं मेट्रो सिटीज में, तो लॉ बोलता था अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, एचआरए की जितनी भी अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड हुई, और ये जो अमाउंट होती थी बेटा ये होती थी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में जितनी भी अमाउंट रिसीव हो रही है वो यहां पर देखी जाती थी। नेक्स्ट जो कंडीशन थी वो थी रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी, जितना असेसी ने रेंट पे किया उसमें से रिड्यूस कर दीजिए 10% ऑफ सैलरी। और थर्ड कंडीशन जो होती थी वो होती थी बेटा 50% ऑफ सैलरी। अब बात करते हैं उन एम्प्लॉयज की जो रहते हैं अदर देन मेट्रो सिटीज, तो उस केस में 2 कंडीशन तो सेम ही थी हमारी, एक्चुअली अमाउंट रिसीव्ड और रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी। जो थर्ड कंडीशन हो जाया करती थी वो हो जाती थी बेटा 40% ऑफ सैलरी। और इस केस में भी जो सैलरी की डेफिनेशन होती थी बेटा वो होती थी बेसिक सैलरी प्लस डीए। कौन सा डीए? जो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट, प्लस अगर कोई टर्नओवर बेस्ड कमीशन दिया जाता है असेसी को तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाया करता था। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं 10 सबसेक्शन 14 चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की, जिसमें बोलता है लो कि ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड ये अलाउंस मिल जाएगा असेसी को, लेकिन मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन तक ही ये मिलेगा। दूसरा था ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर कम्यूटिंग बिटवीन द प्लेस ऑफ रेजिडेंस एंड प्लेस ऑफ ड्यूटी, तो इस केस में ये जो अलाउंस मिलता था ये केवल उस एम्प्लॉय को मिलता था जो है ब्लाइंड या डीफ या डम्ब या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप है। तो मिलता कितना था? 3200 पर मंथ फॉर एन एम्प्लॉय। चल नेक्स्ट हॉस्टल एक्सपेंडिचर ऑफ एम्प्लॉय चिल्ड्रन अलाउंस की बात करते हैं, वो भी मिल जाता था बेटा 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, और मैक्सिमम कितना? 2 बच्चों के लिए ये मिला करता था। तो जो अलाउंसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे बेटा हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। अब बात करते हैं अपने परक्यूजिट्स की, तो आते हैं परक्यूजिट्स पर। तो सबसे पहला जो परक्यूजिट आता है हमारा वो आता है बेटा रेंट फ्री रेजिडेंशियल अकोमोडेशन। तो याद करिए बेटा मैंने आपको परक्यूजिट्स में एक डिफॉल्ट रूल बताया, जो भी परक्यूजिट की वैल्यू आई उसमें से रिड्यूस कर दिया करते थे अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, तो बचता क्या था हमारे पास? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स। ये डिफॉल्ट रूल हमने किया था क्लासेस में। अब हम देखते हैं पहला जो परक्यूजिट है वो है हमारा रेंट फ्री रेजिडेंशियल अकोमोडेशन। इसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन और फर्निश्ड अकोमोडेशन। फिर साथ ही 2 तरह के यहां पर भी एम्प्लॉयज हुआ करते थे, एक होते थे हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक होते अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो सबसे पहले बात करते हैं अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। तो लॉ बताता है जो भी लाइसेंस फी डिटरमाइन करती थी गवर्नमेंट उसमें से रिड्यूस करते थे रेंट एक्चुअली पेड बाय एम्प्लॉय, वो हो जाती थी बेटा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। नेक्स्ट अब बात करते हैं फर्निश्ड अकोमोडेशन की। तो उस केस में अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसे मिल रही है फर्निश्ड अकोमोडेशन, तो हमने उसमें सीखा था जो भी लाइसेंस फी गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है उस लाइसेंस फी में अब क्या कर दीजिए 10% ऐड कर दीजिए फर्नीचर की कॉस्ट। फर्नीचर में हमने क्या देखा था? उसमें टीवी भी आ गया, फ्रिज भी आ गया, ये सारी चीजें इंक्लूड हो गई थी, तो उसकी वैल्यू का कर दीजिए 10% और ये ऐड कर दीजिए उस लाइसेंस फी में। फर्दर लॉ बोलता है अगर एम्प्लॉय से कुछ रिसीव हो रहा है तो उस केस में वो जो अमाउंट है वो भी रिड्यूस कर दीजिए, जो बैलेंस अमाउंट आएगी वो हो जाएगी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। लेकिन यहां पर एक कंडीशन हमें ध्यान देनी थी, अगर एम्प्लॉयर है उसने फर्नीचर हायर पे लिया हुआ है या रेंट चार्जेस वो पेड कर रहा है, तो उस केस में हम 10% पर एनम कॉस्ट नहीं ऐड करते थे, हम उसमें फर्नीचर के हायर चार्जेस या रेंटल चार्जेस जो होते थे वो ऐड किया करते थे उस लाइसेंस फी में, और रिड्यूस करते थे अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। जो वैल्यू बचती थी वो होती थी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में भी आती थी 2 कंडीशन, फर्स्ट वाज अनफर्निश्ड अकोमोडेशन और सेकंड वाज फर्निश्ड अकोमोडेशन। अनफर्निश्ड अकोमोडेशन को भी फिर फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट केस जो था वो ये था कि अकोमोडेशन जो है वो एम्प्लॉयर की है, और सेकंड ये थी कि जो अकोमोडेशन है वो एम्प्लॉयर ने ली हुई है रेंट पर।
तो बात करते हैं सबसे पहली नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, और जो अकोमोडेशन है वो एम्प्लॉयर की है। तो उस केस में हमने 3 कैटेगरी बनाई हुई थी। जो अकोमोडेशन है उसकी लोकेशन है एक ऐसे शहर में जिसकी पॉपुलेशन कितनी है 25 लाख से ज्यादा। तो परक्विजिट वैल्यू क्या हो जाएगी, परक्विजिट वैल्यू हो जाती थी 15% ऑफ सैलरी। और इन केस जो लोकेशन है अकोमोडेशन की वो एक ऐसे शहर में जहां पॉपुलेशन कितनी है 25 लाख तक है, 10 लाख से ज्यादा और 25 लाख तक, तो उस केस में सैलरी का हम लेते थे 10%। नेक्स्ट, इन एनी अदर केस, तो उस केस में होता था 7.5% ऑफ सैलरी। अगर एम्प्लॉय से कुछ रिकवर होता था तो वो भी हम रिड्यूस कर दिया करते थे, जो बैलेंस बचता था वो आता था हमारा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। नेक्स्ट वाज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में फर्निश्ड अकोमोडेशन। तो उसमें भी सिंपल जो हमने वैल्यू कंप्यूट की यहां पर 15%, 10% या 7.5% ऑफ सैलरी, उसमें हम ऐड कर दिया करते थे 10% ऑफ द फर्नीचर कॉस्ट या एक्चुअल हायर चार्जेस ऑफ द फर्नीचर, विच एवर इज एप्लीकेबल। उसमें से फर्दर रिड्यूस करते थे एम्प्लॉय से अगर कोई अमाउंट रिसीव्ड कर रहा है एम्प्लॉयर। जो बैलेंस था वो था हमारा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसकी कि अकोमोडेशन अब एम्प्लॉयर की नहीं है, उसने रेंट पर ली हुई है। तो वहां पर हम देखते थे 2 कंडीशन का लोअर ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सेबल। फर्स्ट वाज जो एक्चुअल अमाउंट लीज की है या रेंट की है एम्प्लॉयर पे कर रहा है, वो उसे कंपेयर करते थे 15% ऑफ सैलरी के साथ। दोनों में जो कम होगा वो हो जाती थी वैल्यू ऑफ परक्विजिट, और उसमें से रिड्यूस कर दिए जाती थी अमाउंट एक्चुअली रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय। जो बचता था वो होता था टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। नेक्स्ट, फर्निश्ड अकोमोडेशन के केस में, तो फर्निश्ड अकोमोडेशन के केस में लॉ बोलता है जो भी लोअर वैल्यू आई एक्चुअल अमाउंट रेंट की या लीज की पेबल बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी, उन दोनों में जो लोअर अमाउंट आई उसमें आप ऐड कर दीजिए 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर और एक्चुअल हायर चार्जेस विच एवर इज एप्लीकेबल। फर्दर उस अमाउंट में से रिड्यूस कर दीजिए एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। तो बचती जो थी हमारे पास वो क्या बचता था बैलेंस, वो होता था टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। ठीक है बेटा। यहां पर हमारा फर्स्ट परक्विजिट खत्म हो गया जो बात करता था रेंट फ्री रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के बारे में। नेक्स्ट इज आर इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। तो हमने यहां पर देखा था कि अगर एम्प्लॉय को या उसके हाउस होल्ड मेंबर को क्या प्रोवाइड कराता है, लोन प्रोवाइड कराता है। तो 20,000 तक की अमाउंट का अगर लोन प्रोवाइड करा रहा है तो वो बेटा परक्विजिट नहीं होता था। लेकिन अगर 20,000 से ज्यादा की अमाउंट का वो लोन प्रोवाइड कराता था तो उस केस में हम इंटरेस्ट कंप्यूट किया करते थे। और ये जो इंटरेस्ट कंप्यूट होता था ये किसका डिफरेंस होता था, एसबीआई का रेट होता था ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, जिस प्रीवियस ईयर में असेसी ने लोन लिया है, माइनस जिस इंटरेस्ट रेट पर असेसी को लोन प्रोवाइड कराया गया है। ये होता था हमारा इंटरेस्ट रेट। और ये जो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होता था ये किस पे होता था, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस पर ये कैलकुलेट किया जाता था। नेक्स्ट फिर हमने किया था यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स बाय एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड। यहां पर हम बात कर रहे थे यूज की, एसेट के यूज की। और कौन सी एसेट, मूवेबल एसेट जो एम्प्लॉय यूज कर रहा है या कोई इसका हाउस होल्ड मेंबर कर रहा है। तो यहां पर हमने देखा था कि अगर लैपटॉप और कंप्यूटर यूज हो रहे तो उस केस में हो जाती थी वैल्यू निल। और मूवेबल एसेट्स अदर देन लैपटॉप एंड कंप्यूटर्स, तो उस केस में क्या देखते थे, पर हम देखते थे कि अगर एम्प्लॉयर की एसेट है तो उसका हम ले लिया करते थे 10%। इन केस अगर एम्प्लॉयर की एसेट नहीं है, उसने क्या की हुई है, रेंट पर ली हुई है, लीज पर ली हुई है, तो उसमें हम देखते थे उसके एक्चुअल रेंटल चार्जेस और लीज चार्जेस माइनस कर दिया करते थे जो भी अमाउंट रिकवर्ड हुई एम्प्लॉय से। जो बैलेंस होता था वो हो जाती थी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट। साथ ही फिर हमने किया था ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स। अब एम्प्लॉयर क्या करता है, ट्रांसफर कर दिया करता था मूवेबल एसेट को एम्प्लॉय को। तो उस केस में हम क्या देखते थे, जो एक्चुअल कॉस्ट हुई एम्प्लॉयर को उसमें से रिड्यूस कर देते थे कॉस्ट ऑफ नॉर्मल वियर एंड टियर। नॉर्मल वियर एंड टियर कैसे कंप्यूट करते थे वो अभी देखते हैं, माइनस अमाउंट पेड और रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। जो बैलेंस आता था वो हो जाता था टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। अब बात आती है कि सर ये कॉस्ट ऑफ नॉर्मल वियर एंड टियर क्या होता है, तो वो हमने देखा था कि इन केस ऑफ कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, तो उसके केस में 50% जो WDV है फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूजेस वो हम ले लिया करते थे। और मोटर कार के केस में 20% ले लिया करते थे WDV का ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूजेस। अदर देन अबव एसेट्स, तो उस केस में हम लेते थे 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, और ये होता था बेटा SLM बेसिस पर।
बात करी थी फिर हमने मोटर कार की कि मोटर कार किसकी है, एम्प्लॉयर की है। एक्सपेंस कौन मीट कर रहा है, एम्प्लॉयर मीट कर रहा है। और किस पर्पस के लिए यूज हो रही है मोटर कार, होली ऑफिशियल यूज। तो उस केस में हमने देखा था कि ये परक्यूजिट नहीं होती। दूसरा जो हमारा केस आता था वो आता था होली फॉर पर्सनल यूज। अगर पर्सनल यूज के लिए एसएससी मोटर कार को यूज करता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, अमाउंट एम्प्लॉयर इनकर कर रहा है रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर कार पर, प्लस अगर कोई ड्राइवर प्रोवाइड किया गया है, चॉफर प्रोवाइड कराया गया है एम्प्लॉय को तो उसकी वैल्यू, प्लस नॉर्मल वियर एंड टीयर हम उसमें ऐड कर लिया करते थे, माइनस कर देते थे जो भी एक्चुअल अमाउंट रिसीव हो रही है एम्प्लॉय से, जो बैलेंस होता था वो हो जाता था टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। थर्ड जो हमने केस किया था बेटा वो किया था पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल। तो उस केस में हमें ध्यान देनी थी दो कैटेगरी। मोटर कार की अगर सीसी है अप टू 1.6 लीटर तक तो उस केस में 1800 पर मंथ हो जाती थी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। और अगर मोटर कार की सीसी है इंजन का वो था अबव 1.6 लीटर तो उसमें हो जाता था 2400 पर मंथ। साथ ही अगर दोनों केसेस ड्राइवर भी प्रोवाइड कराया जा रहा है एसएससी को तो 900 पर मंथ भी ऐड कर दिया करते थे। नेक्स्ट अब बात करते हैं कार किसकी है, एम्प्लॉय की है। एक्सपेंसेस कौन मीट कर रहा है, एम्प्लॉयर मीट कर रहा है और होली ऑफिशियल यूज हो रहा है तो उस केस में बेटा ये परक्यूजिट नहीं होती थी। प्रोवाइडेड एम्प्लॉयर जो है जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें मेंटेन कर। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से होते थे, जितनी भी जर्नी हुई है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस तो उस केस में एम्प्लॉयर जो है वो डिटेल दिया करता था, डेट ऑफ जर्नी की, डेस्टिनेशन की, माइलेज की और अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ। इसके साथ ही एम्प्लॉयर एक सर्टिफिकेट दिया करता था कि जो भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ है वो होली एंड एक्सक्लूसिवली किस पर्पस के लिए हुआ है, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज। तो अगर ये डॉक्यूमेंट्स एम्प्लॉयर मेंटेन करता था तो उस केस में क्या होता था बेटा, एग्जेम्प्ट हो जाती थी वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। नेक्स्ट आता था पार्टली पर्सनल यूज पार्टली ऑफिशियल यूज। तो उस केस में अमाउंट जितनी भी एक्चुअली इनकर्ड कर रहा है एम्प्लॉयर उसमें से वो रिड्यूस कर देगा इस कॉलम की अमाउंट जो हमने पढ़ी थी अप टू 1.6 लीटर 1800 पर मंथ और अबव 1.6 लीटर 2400 पर मंथ। साथ ही अगर चॉफर है तो 900 पर मंथ ऐड हो जाएगा दोनों वैल्यू में। जो भी वैल्यू रिड्यूस होके आती है तो क्या हो जाएगी, वो वैल्यू हो जाएगी बेटा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। नेक्स्ट हमारा केस था कि गाड़ी किसकी है, एम्प्लॉयर की, और खर्चे कौन कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है। तो उस केस में अगर होली ऑफिशियल यूज हो रहा है तो बेटा कोई टैक्सेबल परक्यूजिट नहीं है। पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल हो रहा है तो उस केस में थोड़ी सी अमाउंट लिबरल कर दी गई थी। लॉ बोलता है कि अगर इंजन कैपेसिटी 1.6 लीटर तक है तो परक्यूजिट वैल्यू होगी 600 पर मंथ और अबव 1.6 लीटर है तो परक्यूजिट वैल्यू होगी 900 पर मंथ। साथ ही अगर ड्राइवर भी प्रोवाइड कराया जा रहा है तो उन दोनों केसेस में 900 पर मंथ ऐड कर दिया जाता था। ठीक है बेटा, यहां पर हमारा खत्म होता है परक्यूजिट, लेकिन साथ ही मीनिंग ऑफ सैलरी एक बार समझ लेते हैं। ग्रेचुटी के केस में देखिए ग्रेचुटी कौन सी, इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। तो वहां पर सैलरी का मतलब क्या होता है, बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस। अलाउंस कौन सा है बेटा, ये रिटायरमेंट वाला ना बेटा, ना पूरा वाला अलाउंस है। दूसरा ग्रेचुटी इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, लीव सैलरी, एचआरए, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और वीआरसी। उसके केस में बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कोई कमीशन मिल रहा है अगर टर्नओवर पर तो वो भी इसमें सैलरी की डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, रेंट फ्री अकोमोडेशन एंड कंसेशनल अकोमोडेशन के केस में देखिए जितना भी पे मिल रहा है, अलाउंस मिल रहे हैं, बोनस मिल रहा है या कमीशन मिल रहा है या कोई भी मॉनेटरी पेमेंट मिल रही है वो सारी की सारी सैलरी की डेफिनेशन में आ जाएगी। बट क्या नहीं आएगा, फर्स्ट वो डीए जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं है, एम्प्लॉयर्स का वो कंट्रीब्यूशन जो प्रोविडेंट फंड में वो कर रहा है एम्प्लॉय के, और वो सारी अलाउंसेस जो एग्जम्प्ट है फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्स, और 17(2) की जितनी भी परक्यूजिट है वो भी इंक्लूड नहीं की जाएगी। यानी जब परक्यूजिट में आप सैलरी की डेफिनेशन देखेंगे तो जितनी भी परक्यूजिट की वैल्यू है वो सैलरी में इंक्लूड नहीं करनी। ठीक है बेटा, समझ आ गया। नेक्स्ट, लमसम पेमेंट जो रिसीव हो रही है एट द टाइम ऑफ सर्विस, जैसे सुपर एनुएशन फंड की में से मिल रहा है पैसा या वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है एसएससी, लाइक ग्रेचुटी मिल रही है, पेंशन मिल रही है, लीव एनकेशमेंट मिल रही है, तो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं करी जाएगी जब रेंट फ्री अकोमोडेशन एंड कंसेशनल अकोमोडेशन की वैल्यूएशन के पर्पज में सैलरी आप कवर करेंगे तो। ठीक है बेटा, इतना कवर हो गया हमारा। चलिए अब बात करते हैं दो टॉपिक्स की, एक हमारा था प्रोविडेंट फंड और दूसरा था हमारा एलटीसी जिसे बोला जाता है लीव
कंसेशन, तो उसके केस में क्या होगा? तो देखिए बेटा, लीव ट्रेवल कंसेशन जो डिफाइन करता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 5, हमने यहां पर देखा था ये जो एग्जेम्पशन अवेलेबल होती है एसएससी को, ये अवेलेबल होती है 2 ट्रिप्स के लिए, 4 साल का ब्लॉक जो होता है कैलेंडर ईयर्स का उसमें से। तो यहां पर हमने समझा था कि अगर एक एसएससी क्या करता है, एयर के थ्रू जाता है, तो एग्जेम्पशन कितनी मिल जाएगी? अमाउंट नॉट एक्सीडिंग एयर इकोनॉमी फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट। और अगर एनी अदर रूट से जा रहा है, एयर के अलावा जाता है, तो जब रेल सर्विस अवेलेबल है तो रेल सर्विस कौन सी? अमाउंट नॉट एक्सीडिंग एसी फर्स्ट क्लास रेल फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। इन केस रेल सर्विस अवेलेबल नहीं है तो वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट करता है, तो उसमें हम देखते थे जो डीलक्स बस हुआ करती थी या फर्स्ट क्लास बस हुआ करती थी, उसका जो फेयर होता था बाय द शॉर्टेस्ट रूट टू द प्लेस ऑफ डिस्टेंस, उसकी एग्जम्पशन मिलती थी। इन केस पब्लिक ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट नहीं करता, वहां पर हम क्या कर लिया करते थे? डीमिंग प्रोविजन लगाते थे। हम मान लेते थे कि यहां पर फर्स्ट क्लास एसी रेल अगर चलती तो उसका जितना किराया होता वो एग्जम्प्ट कर दिया जाता। नेक्स्ट था हमारा प्रोविडेंट फंड के रिलेटेड एग्जम्पशन में। सबसे पहले हमने देखा था रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, फिर होता है, तो यहां पर हमने देखा था 4 तरह के प्रोविडेंट फंड होते हैं। एक होता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, दूसरा होता है अनरिकॉग्नाइज, तीसरा होता है स्टैट्यूटरी और चौथा होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड और स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में हमने सीखा था कि यहां पर तो एग्जेम्प्ट ही एग्जेम्प्ट है, भले ही वो एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन हो, एम्प्लॉय का हो, इंटरेस्ट क्रेडिटेड हो या अमाउंट रिसीव्ड हो रिटायरमेंट पर, चारों केसेस में एग्जम्पशन मिल जाया करती थी। बात करते हैं रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की। जो एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन होता है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम हो सकता है 12% ऑफ सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। 12% से ज्यादा होते ही वो टैक्सेबल हो जाया करता था। एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में उसका क्या ट्रीटमेंट होता था? उसकी डिडक्शन मिल जाती थी अंडर सेक्शन 80C। जो इंटरेस्ट क्रेडिट होता था रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट में, उसका क्या होता था? तो लॉ बोलता है अगर 9.5% पर एनम तक इंटरेस्ट मिला करता था तो वो हो जाता था एग्जेम्प्ट, उससे ज्यादा होते ही वो हो जाता था टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। अमाउंट रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट एटसेट्रा, यानी रिटायरमेंट हो गई है या टर्मिनेशन हो गई तो उस केस में अमाउंट जो मिलेगी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से, तो लॉ बात करता था वहां पर हो जाएगी एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट कम हो जाएगी, तो उस केस में लॉ बोलता था कि एम्प्लॉय ने अगर सर्व फॉर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 5 years और मोर तो उस केस में हो जाएगा एग्जेम्प्ट। इन केस एसएससी ने 5 साल के पीरियड तक सर्व नहीं किया है, वो क्या हो गया है? 5 साल के पीरियड से पहले ही रिटायर हो गया है। क्यों रिटायर हो गया? बिकॉज ऑफ इल हेल्थनेस थी, या क्या हुआ? एम्प्लॉयर का बिजनेस बंद हो गया, या एम्प्लॉय के साथ कोई ऐसी दुर्घटना घट गई एम्प्लॉयमेंट में कि अब वो इस लायक नहीं रहा कि वो दोबारा उस एम्प्लॉयमेंट को ज्वाइन कर सके, तो उस केस में जितनी भी अमाउंट मिलेगी वो हो जाएगी बेटा एग्जेम्प्ट। तीसरी जो कंडीशन बात करती थी वो बात करती थी कि एम्प्लॉय जो है उसने अपना एम्प्लॉयर चेंज कर लिया, यानी जिस प्रीवियस एम्प्लॉयर के यहाँ वो काम करता था वहां पर उसने अपनी जॉब जो थी, एम्प्लॉयमेंट जो थी वो छोड़ दी, अब नया एम्प्लॉय ज्वाइन कर लिया, तो उस केस में लॉ बोलता था एग्जेम्पशन मिल जाएगी आरपीएफ अकाउंट। तो प्रीवियस एम्प्लॉयर था एम्प्लॉय का, उस प्रीवियस एम्प्लॉयर ने जो आरपीएफ अकाउंट मेंटेन किया था, उस आरपीएफ अकाउंट का जितना भी अमाउंट है वो ट्रांसफर अगर कर देता है एम्प्लॉय नए एम्प्लॉयर के आरपीएफ अकाउंट में, तभी एग्जम्पशन मिलेगी। इन केस वो विड्रॉ कर लेता है वहां से तो टैक्सेबल हो जाती थी। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट बात करता था, आरपीएफ अकाउंट में जितनी भी अमाउंट है एसएससी अगर उसे ट्रांसफर कर देता है एनपीएस अकाउंट में, यानी 80CCD वाले एनपीएस अकाउंट में, तो उस केस में जितना भी अमाउंट वो ट्रांसफर कर रहा है उसकी उसे एग्जम्पशन मिल जाया करती थी। नेक्स्ट अब बात करते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वो हो जाता था बेटा टैक्सेबल, और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन वो भी हो जाता था टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। बची दो अमाउंट जो होती थी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन जो होता था बेटा वो हो जाता था एग्जेम्प्ट, और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन वो हो जाता था टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है बेटा, यहां पर भी हमारे अब दोनों कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ टॉपिक जो बोलता था डिडक्शन के बारे में, सेक्शन 16 की डिडक्शन के बारे में अब बात करते हैं। तो लॉ ने बताया था 3 डिडक्शन यहां पर मिलती है। एक होती है सबसे पहली सेक्शन 16IA की जो बोलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है एसएससी को अप टू 50,000 की। दूसरी जो डिडक्शन होती है वो होती है बेटा एंटरटेनमेंट अलाउंस की, जो सिर्फ और सिर्फ किसे मिलती है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलती है। यहां पर 3 कंडीशन हमें चेक करनी होती है। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी अलाउड एज, तीनों कंडीशन में लीस्ट होगा उसकी डिडक्शन मिल जाएगी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। तो लीस्ट क्या है? सबसे पहला हुआ करता था 5,000, दूसरा होता था 20% ऑफ बेसिक सैलरी,
और थर्ड होता था एक्चुअल अमाउंट अलाउंस रिसीव, जितनी भी एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड हुई। थर्ड जो होती थी बेटा वो होती थी प्रोफेशनल टैक्स, जितना भी एम्प्लॉय ने पेड किया था प्रोफेशनल टैक्स उसे उसकी डिडक्शन मिल जाया करती थी। इन केस अगर एम्प्लॉयर ने प्रोफेशनल टैक्स पे किया है तो सबसे पहले जितनी भी अमाउंट है उस प्रोफेशनल टैक्स की वो एम्प्लॉय की सैलरी में इंक्लूड कर दी जाएगी और उसके बाद में उसकी डिडक्शन दे दी जाती थी ग्रॉस सैलरी में से। नेक्स्ट जो टॉपिक था बेटा वो था हमारा सेक्शन 89 की रिलीफ के बारे में हमने पढ़ा था कि जहां पर सैलरी जो है एरियर्स में मिल रही है, एडवांस में मिल रही है, तो वहां पर रिलीफ के कंसेप्ट आ जाया करते थे। तो उस केस में हमने बात की थी स्टेप्स के बारे में। सबसे पहले स्टेप जो था वो हम क्या करते थे टैक्स कैलकुलेट किया करते थे उस प्रीवियस ईयर में जिसमें ये अरियर्स रिसीव हो रहे हैं या एडवांस रिसीव हो रहा है। सबसे पहले हम करते थे इंक्लूसिव ऑफ एडिशनल सैलरी और एक्सक्लूसिव ऑफ एडिशनल सैलरी, दोनों तरह की सैलरी पर टैक्स कंप्यूट करके स्टेप 2 में हम उन दोनों का डिफरेंस निकाला करते थे। स्टेप 3 में हम टैक्स कैलकुलेट किया करते थे उस प्रीवियस ईयर का जिस प्रीवियस ईयर से ये एडिशनल सैलरी रिलेट करती है। एक बार इंक्लूसिव यानी सैलरी में ऐड कर देते थे एरियर्स या एडवांस, और एक बार एक्सक्लूसिव। फोर्थ स्टेप में हम इन दोनों का लेते थे डिफरेंस, और स्टेप 5 में जो हमारे स्टेप 2 का डिफरेंस है और स्टेप 4 का डिफरेंस है वो हो जाती थी बेटा रिलीफ अंडर सेक्शन 89 सब सेक्शन 1। तो यहां पर खत्म होता है बेटा हमारा सैलरी चैप्टर।